देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और एक कैश फ्लो, एक बैलेंस शीट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होती है, ये बोलने लगा था मैं। P&L अकाउंट जो है ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया लास्ट रिवीजन वीडियो में। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था और फिर उसके बाद हम आए अपने पास बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट पर हमने आपसे कहा कि बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, मुझे फटाफट से बताओ बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें थी। तो याद से बताइए जो जो चीजें आपको ध्यान है कि बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट में एक कॉलम और भी बनता है हमारे पास प्रीवियस ईयर का, वो मुझे चाहिए नहीं है। इसके अलावा एक कॉलम और बन जाता है नोट्स का, और फिर हमारे पास यहाँ आइटम स्टार्ट हो जाती है। तो हेडिंग हमारे पास क्या हो गया? हेडिंग हमारे पास हो गया पर्टिकुलर्स, नोट्स और अमाउंट। तो पहली आइटम कौन सी है? पहली आइटम का नाम क्या है? पहली आइटम का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहली आइटम का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कौन कौन सी आइटम्स थी, अगर आपको याद हो। तो इसमें हम लिखते थे नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, थोड़ा नजदीक कर दीजिएगा। तो एक आइटम थी शेयर होल्डर फंड्स। मुझे फटाफट से बताओ शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सी आइटम थी, इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। तो इसमें आपके पास आइटम थी शेयर कैपिटल, एक आइटम थी आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आपको ना सब याद होनी चाहिए, पूछता नहीं है, पर क्या कभी कभी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी हो सकता है, तो हमारे पास ये आइटम भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर अगला आपके पास हेडिंग कौन सा था बताओ फटाफट से, 2 के बाद अगला हेडिंग कौन सा था? शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद अगली आइटम मुझे याद से बताओ, अगली आइटम कौन सी थी? अगली आइटम थी नॉन करंट लायबिलिटीज। अगली आइटम क्या थी? नॉन करंट लायबिलिटीज। मुझे फटाफट से बता दो इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती थी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। फिर हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये 4 आइटम्स है, तो ये ना आपके खून में चली जानी चाहिए। मुझे अगली आइटम बताओ, अगली आइटम कौन कौन सी थी बैलेंस शीट में? अगली 4 आइटम्स कौन कौन सी थी? करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, जो आपके ट्रेड पेबल्स हैं, फिर अदर करंट लायबिलिटीज, तथा लास्ट में क्या आ गई? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो हमारी बैलेंस शीट में ये आइटम्स जो हैं वो कौन सी हैं? दीज आर द आइटम्स विच आर बेसिकली रिलेटेड टू लायबिलिटीज एंड इक्विटी साइड। मुझे बताओ इसके बाद कौन सी एसेट्स, कौन सी साइड स्टार्ट होती है? ऊपर थी इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो ये कौन सी साइड हो गई? दिस इज योर एसेट्स। मुझे बताओ एसेट्स के अंदर भी पहले हेडिंग किसका आएगा? पहले हेडिंग आएगा नॉन करंट एसेट्स। तो मुझे बताओ इसके अंदर भी आगे सब हेडिंग है, कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स। इसमें भी अगली आइटम थी, मैं भूल गया कौन कौन सी आइटम थी इसके अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब आपके पास ये सब पीपीई एंड इंटेंजिबल के नीचे आता था। फिर हमारे पास अगर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं,
फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं तथा अदर्स नॉन करंट एसेट्स हैं। मुझे बताओ इसके बाद भी बैलेंस शीट में और क्या आता है? तो भाई इसके बाद अगली आइटम कौन कौन सी होती है? तो अब पहले नॉन करंट लिखा था, अब कौन सी आइटम आ गई? नाउ वी हैव करंट एसेट्स। तो मुझे बताएंगे करंट एसेट्स में भी कौन कौन से एसेट्स हैं? सबसे पहले तो आ गई करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर मेरे पास आ गया इन्वेंट्री, फिर मेरे पास आ गए ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर आ गए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में क्या आएगा? अदर करंट एसेट्स। तो हमारी बैलेंस शीट जो होती है वो ये होती है। क्या आपको ये याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अरविंद कह रहा है ये जो हेडिंग्स के अंदर नॉन करंट वाले इन्हें कैसे याद रखेंगे? कुछ भी नहीं, तुम्हें देखना बाय द टाइम हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे याद हो चुका होगा। तो तुम्हें ऐसा कोई मेमोराइज नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि भाई किससे स्टार्ट करना है। ये तो तुम्हें याद हो गए 3 चीजें, और ये भी पता चल गया, और ये हम चर्चा कर रहे थे जब हमने क्लास को छोड़ा था, तो अभी ये सब चीजें आ जाएंगी। क्या इसके बाद कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज भी आती हैं? फटाफट से बताओ, क्या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज भी लास्ट में आती हैं? द आंसर इज यस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी हमारे पास आती है। मुझे ये बताइए कि जब मैं अपने पास बोलता हूं शेयर कैपिटल, तो किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? फटाफट से सीए साहब बताओ, आपका लॉ क्या कहता है? आपका लॉ शेड्यूल 3 क्या कहता है कि शेयर कैपिटल के कंटेक्स्ट में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए? तो मैंने कहा जी इसके अंदर हमारे पास आनी चाहिए इन रिलेशन टू शेयर कैपिटल, नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उनकी फेस वैल्यू कितनी है, उनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्या ये आपको सब बताना पड़ेगा? इसके अलावा हमें बताना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ये भी बताना है। पेड अप को निकालने के लिए क्या आपको कॉल्स इन एरियर्स लेस करने पड़ते हैं? द आंसर इज यस। तो अपनी इशूड कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर लेस करोगे तो हमारे पास ये चीज निकल कर आएगी। इसके अलावा क्या मुझे अपने पास शेयर कैपिटल के अंदर अगर कोई बोनस निकाला है या नॉन कैश कंसिडरेशन में शेयर इश्यू किए हैं, तो क्या इसका नोट देना जरूरी है? क्या अगर आपने बोनस निकाला, कितने साल तक नोट देना जरूरी है? फॉर 5 इयर्स, आपको 5 साल तक नोट देना यह भी जरूरी है। इसके अलावा क्या मुझे शेयर होल्डर्स के राइट्स बताने चाहिए, उनके टाइप्स बताने चाहिए, मुझे जिन शेयर होल्डर के पास भी 5% और मोर शेयर्स हैं उनके बारे में डिस्क्लोजर देना चाहिए। इसके अलावा हमें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देनी चाहिए। क्या ये चीज फालतू की है? ये फालतू की है। लेकिन क्या ये नोट इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है? हाँ। क्या आपके हर सवाल में ऑथराइज्ड इशूड की डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी? हाँ। क्या आपके हर सवाल में नंबर ऑफ शेयर्स ये सब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। मुझे ये बताओ रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में हमने क्या बताया था? भाई इसके अंदर आपको ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस बताने हैं। मुझे फटाफट से बताओ रिजर्व एंड सरप्लस होते क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं, तो मुझे बताओ रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो क्या होते हैं? सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट्स, जो तुम्हारे पास बचे हुए प्रॉफिट्स हैं। मुझे बताओगे प्रॉफिट अपनी बैलेंस शीट में किस नाम से दिखाते हो? क्या छोटा बच्चा जान के, क्या तुम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बोलते थे पुराने जमाने में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, वो भी बेसिकली क्या है? वो आपका सरप्लस है। आजकल ये नाम चलता नहीं है, ये पुराना नाम है। पुराना नाम। तो आजकल जो नाम चलता है वो क्या चलता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम चलता है? रिटेन्ड अर्निंग। पसंद नहीं आया तो खाली सरप्लस नाम भी लिख सकते हो, केवल सरप्लस नाम भी लिख सकते हो। ओके।
तो बाकी स्टिल ये नया नाम है जो आपका रिटेन्ड अर्निंग है, और सरप्लस वर्ड भी लिख सकते हो। अच्छा, रिजर्व्स क्या होते हैं? पहले तो रिजर्व्स की मीनिंग बताओ। रिजर्व्स का मतलब क्या है? रिजर्व मींस एप्रोप्रिएशन। कौन करता है ये एप्रोप्रिएशन? मैनेजमेंट करती है। कहां से करती है? फ्रॉम सरप्लस। वो सरप्लस में से अपने पास एप्रोप्रिएशन करते हैं। किस लिए करते हैं? फॉर फ्यूचर स्पेसिफिक ऑब्लिक जनरल पर्पस। जनरल रिजर्व बेसिकली कौन सा है? जनरल पर्पस का है। ओके, तो इसका मतलब हम ये बनाते हैं अपने पास। तो ये जो रिजर्व्स होते हैं, इनमें कोई एग्जांपल दीजिए। ये जैसे हम बनाते हैं कैपिटल रिजर्व, जैसे हम बनाते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जैसे हम बनाते हैं जनरल रिजर्व, जैसे हम बनाते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जैसे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे हमारे पास इसॉप रिजर्व। कुछ याद आ रहा है? इसॉप रिजर्व भी मैंने आपसे कहा था। ये बड़े सारे हमने नाम बताए, ये सब आइटम्स होती हैं। क्या इनमें कोई ऑर्डर है? देयर इज नो ऑर्डर। इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जिसको मर्जी ऊपर लिखो, जिसे मर्जी बाहर लिखो। क्या सरप्लस नेगेटिव हो सकता है? फटाफट से बताओ। क्या सरप्लस नेगेटिव हो सकता है? इंस्टीट्यूट आपसे सवाल पूछता भी है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज यस, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने वहां बता दिए, वो आपको शो करने हैं, इंक्लूडिंग नेगेटिव। जो नेगेटिव है उन्हें भी आपको साथ में शो करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट, ये आइटम एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम नॉट रेलेवेंट। बाकी इसको प्यार से क्या बोलते हैं? इसे प्यार से बोलते हैं शेयर वारंट। मुझे ये बताओ, शेयर वारंट का मतलब क्या हो गया? पैसा ले लिया पर शेयर देने बाद में है। पैसा ले लिया पर शेयर बाद में देने हैं। मुझे बताओ, आपको पता है कल रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी? कल रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी। तो मुझे बताओ, उसके अंदर देखकर आपको क्या लगा? अगर आपने वो सुना या देखा तो आपको क्या लगा? क्या आपको लगता है बहुत बढ़िया आगे कंपनी काम करने वाली है? द आंसर इज यस, बहुत बढ़िया कंपनी काम करने वाली है। मुझे बताइए, अगर एक कंपनी बहुत बढ़िया काम करने वाली है, तो क्या वो कंपनी में आज आप पैसा लगा देंगे? शेयर वो कह रही है 3 साल बाद देंगे, क्या मान जाओगे? अब बोलोगे हाँ भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान जाऊंगा, मेरे को पैसे 3 साल बाद दे देना, चलेगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है। बाकी इसके ऊपर कोई ज्यादा रेलेवेंट सवाल नहीं है। व्हाट इज शेयर एप्लीकेशन मनी? ये रेलेवेंट है। तो मुझे ये बताओ, पैसा ले लिया पर शेयर अभी देने हैं, अभी देने हैं। अच्छा, ऊपर वाले में टाइम क्या होता है? टाइम गैप क्या होता है? ज्यादा। यानी कि हमने पैसा ले लिया तो शेयर कब देने हैं? 2 साल बाद, 3 साल बाद देने हैं। लेकिन यहां पर हमने जब पैसा ले लिया तो हमने शेयर कब देने हैं? वेरी सून। हमने एज पर लॉ जो भी आपको टाइम मिलेगा, 30 डेज, 120 डेज, 5 डेज, जितना भी है, आप उसको बहुत जल्द देने वाले हैं। ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज बेसिकली कि हमारे लिए ये आइटम्स होती हैं जो शेयर एप्लीकेशन की है। अगर शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है तो मुझे बताइए कहां जाएगी? अगर शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है, तो शेयर एप्लीकेशन अगर रिफंडेबल है, आपने ज्यादा पैसे ले रखे हैं, तो ये कहां जाएगी? ये करंट लायबिलिटी में। कौन सी आइटम में जाएगी? अदर करंट लायबिलिटी में जाएगी। कुछ याद आ रहा है आपको अपने पास? फिर मैंने एक बात कही थी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट अभी नहीं है। हाँ, AS 22 में हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी वहां पर ही आएगा। और वैसे इतना कोई मुश्किल भी नहीं, अगर पूछ भी ले तो डेफर्ड टैक्स के बारे में आप अपने पास AS 22 में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होते हैं,
और आपको इसके बारे में अभी और कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये बताओ, फिर हमने कहा था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती हैं? ये है जो हमने पैसा बोरो किया। क्या बोरो मतलब मांगा? फटाफट से बताओ, बोरो का मतलब क्या हुआ? ये पैसा हमने मांगा। वेदांत कह रहा है हमने डेफर्ड टैक्स वाला आपका वीडियो देखा था। वेरी गुड। वो डेफर्ड टैक्स का कुछ कुछ आइडिया लग गया आपको वेदांत? क्योंकि हो सकता है अभी आपने पीजीबीपी ना पढ़ा हो तो आइडिया कम लगा हो, लेकिन चिंता ना करो, पीजीपी के बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर है बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है पैसा जो हमने मांगा। तो मुझे अपने पास ये पैसा यहां पर शो करना पड़ता है। हमेशा यहां पर और क्या क्या बताना पड़ता है? हमें बताना पड़ता है सोर्स, कहां से आया। तो मुझे बताओगे, कुछ एग्जाम्पल दो, कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग बताओ कहां से आई। एनी एग्जाम्पल्स? जैसे बच्चे ने कहा बॉन्ड्स हो सकते हैं। वेरी गुड, बॉन्ड्स हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकते हैं, ओ डिबेंचर्स हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकते हैं, सिर्फ लोन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सब मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि ये सब इसके अंदर हमारे पास ये सब आइटम्स यहां पर हैं। हमें अपने पास इनका सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड भी बताना होता है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड भी बताना होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, भूल तो ना जाओगे कि आपको बताना है ये सिक्योर्ड है या ये अनसिक्योर्ड है। और अगर सिक्योर्ड है तो डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी कि भाई इसमें सिक्योरिटी किस चीज की है, आपको यह भी बताना पड़ता है। तो मुझे ये बताओ, मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूं कि आपको डिस्क्लोजर की लिस्ट दे रहा हूं? सौरभ बेटा मोबाइल ऐप पर देख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर चले जाओ। ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ। तो हमारे पास यहां पर डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है। क्या इंस्टीट्यूट नंबर काटने वाला है इसी बात के? द आंसर इज यस, इसी बात के नंबर काटने वाला है। तो हमने कहा बोरिंग्स के अंदर आप ये सब चीजों का ध्यान रखोगे, हमें ऐसा करना होता है। इसमें एक बात मैंने भी बतानी है, वो कौन सी है? करंट मैच्योरिटी वाली बात मैंने बतानी है। तो करंट मैच्योरिटी वाली चर्चा मेरी क्या है, अभी पेंडिंग है। थोड़ी सी डिस्कशन अभी कर दूं इसी के अंदर के करंट मैच्योरिटी में। क्या बोरोइंग का वो हिस्सा जो विद इन 12 मंथ पे होना है, वो नॉन करंट होगा कि करंट होगा? फटाफट से बताओ। बोरोइंग का वो हिस्सा जो विद इन 12 मंथ पे होना है, वो करंट होगा कि नॉन करंट होगा? तो मुझे फटाफट से बताओ, वो करंट होगा। तो हम पता क्या करते हैं, उसको अपने पास अपनी बोरोइंग्स में से लेस करके दिखाते हैं। और जानते हो उसे कहां दिखाते हैं? उसे हम अपने पास करंट शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाते हैं, करंट मैच्योरिटी। तो वर्ड करंट मैच्योरिटी से आप क्या समझते हैं? फटाफट से बताओ, करंट मैच्योरिटी से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, करंट मैच्योरिटी से आप क्या समझते हैं? current maturity is that part of loan which is, बताओ जी, रीपेबल कितने दिनों में पेबल है? दैट पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, वो लोन जो लॉन्ग टर्म लोन है, उसका वो हिस्सा जो रीपेबल है विद इन कितने महीने? विद इन 12 मंथ। तो उसको हमें लॉन्ग टर्म में दिखाना चाहिए या उसे हमें शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए? तो उसे हमें कहां दिखाना चाहिए? उसे शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में दिखाओगे तो क्या लॉन्ग टर्म से हटाना भी तो पड़ेगा ना? यहां से माइनस करके तो दिखाओगे कि साहब ये लॉन्ग टर्म था पर ये विद इन 12 मंथ ड्यू है। इसको हम इस तरह से शो करते हैं, इसे बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज। ओके, फिर आता है हमारे पास अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। मुझे बताओ, बोरोइंग्स में और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नजदीक कर दो, इसमें क्या फर्क है? इसमें हमने मांगा नहीं है। जैसे कि हमने एक मशीन परचेज की, मशीन के क्रेडिटर्स लॉन्ग टर्म इन नेचर। मुझे फटाफट से बताओ, मशीन के क्रेडिटर्स हैं
हमने कोई मशीन खरीदी है जिसकी पेमेंट हमने किस पीरियड में करनी है, लॉन्ग टर्म में करनी है। तो क्या हमने कोई उधार मांगा है, किसी के सामने झोली फैलाई है हमने? हमने कोई झोली नहीं फैलाई। तो बात को समझिए, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, ये हमारे पास इसमें आती है। इसमें इकलौती आइटम्स ही हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन सी होती हैं? जैसे मैंने इस पर एग्जांपल दिया था, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। कौन सी आइटम थी? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी वर्ड सुना हुआ है आपने कहीं? ग्रेच्युटी का क्या मतलब है? ग्रेच्युटी का मतलब है जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायरमेंट पर उसको कुछ पैसा दिया जाता है। वर्ड ग्रेच्युटी कहां से बना? ग्रेच्युटी वर्ड कहां से बना? तो ग्रेच्युटी वर्ड बना एक्स ग्रेशिया से। तो एक्स ग्रेशिया एक लेटिन वर्ड है। तो एक्स ग्रेशिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है आउट ऑफ ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या हो गया? दया भाव से। सारे बच्चे बताओ, तुम अपने स्कूल में जो थे किन नंबरों से पास होते थे? फटाफट से बताओ, तुम अपने स्कूल में क्या ग्रेस नंबरों से पास होते थे कि नहीं होते थे? तुम्हारे को सबको पता है ग्रेस नंबरों की, तुम्हारे को पूरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि तुम्हारे नंबर मैथ्स में क्या ग्रेस होती थी कि नहीं होती थी। अर्पित को थोड़ा बुरा लग रहा है, कह रहा है ऐसे कैसे? वेदांत कह रहा है मैं टॉपर था। मुझे मालूम है सारे टॉपर मेरी क्लास में बैठे हैं, चिंता की बात नहीं है। ठीक है ठीक है। ये बताओ, जितने भी साइंस में हैं उन सबको क्लियर कट पता है क्या बनना है हमने? पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। जितने आर्ट्स में हैं उन सबको भी क्लियर कट पता है वकील बनना है या हमने यूपीएससी का पेपर लिख के आईएएस बनना है। जिनको नहीं पता है वो कौन है? वो है कॉमर्स वाले। इन्हें पता ही कुछ नहीं है कि क्या करना है। क्या रियलिटी बताओ, आपको पता था 12वीं क्लास के अंदर कि आपने क्या करना है? ठीक है, किसी ने बोला अरे अरे सीए कर लेते हैं, तो आपने कहा अच्छा सीए कर लेंगे। क्या मैडम ने बोला बताओ तुम आगे क्या करोगे? तुम्हारे हाथ पांव फूल गए, क्या बताऊं मैं? मेरे को यही नहीं पता मैंने करना क्या है। तो कॉमर्स वाले वो हैं जो ना इधर के हैं ना इधर के हैं, इसलिए ज्यादा तारीफ ना करो। मैं भी कॉमर्स का ही हूं, टेंशन क्या लेते हो? क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, कोई सुन थोड़ा ना रहा है। यूट्यूब वाले थोड़े सुन रहे होंगे। क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, ओके, डू नॉट वरी। तो हमारे पास जो तुम 10वीं क्लास में ग्रेस नंबर लेते थे उसे बोलते हैं आउट ऑफ ग्रेस। ये है वर्ड एक्स ग्रेशिया। तो क्या लॉ कहता है कि एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो एम्प्लॉयर को दया भाव से कुछ पैसा देना जरूरी है? द आंसर इज यस। लॉ कहता है एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो दया भाव से पैसा देना जरूरी है। हालांकि वो सबके लिए नहीं होता। किन के लिए होता है? जिनकी सैलरी बहुत थोड़ी होती है उनके लिए होता है। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, ये क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। ये ग्रेच्युटी क्या लॉन्ग टर्म में पे होगी? क्योंकि एम्प्लॉय तो रिटायर होगा लॉन्ग टर्म में जाकर, कोई अचानक अगले साल तो रिटायर नहीं होगा। देयरफॉर यहां पर आएगी ये। इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, बट मेरे को लगता है ग्रेच्युटी इज एनफ फॉर यू। अच्छा, ट्रेड पेबल में कौन आते हैं? फटाफट से बताओ। इसमें आते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। इसमें कौन आते हैं? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। दो चीजें इसके अंदर आती हैं। ओके, मैं ये बताना चाहता हूं, ऊपर वाले भी क्रेडिटर थे, ये भी क्रेडिटर हैं। इसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है? ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब हो गया कि ये क्रेडिटर्स कौन से हैं? फ्रॉम परचेजेस। जो आप गुड्स परचेज करते हो ना, ये वो वाले हैं। इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास ये वाले आएंगे। इसमें मोदी जी ने एक नया नियम निकाल दिया। वो कह रहा है आपको इसमें एजिंग देनी पड़ेगी, एजिंग देनी होगी। व्हाट इज एजिंग? एजिंग देनी होगी। व्हाट इज एजिंग? एजिंग क्या होती है? तो एजिंग ये होती है कि हमारे क्रेडिटर्स कितने थे जो विद इन 12 मंथ पे होने वाले हैं। जो आपके पास, जिनको आपने 12 महीने से लटका रखा है। अच्छा, ये आपके पास फिर 12 से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हैं तो करंट पर पैसे नहीं दिए 2 साल से, ऐसा हो सकता है। ट्रेड पेबल पर बेटा हमेशा ऑलवेज दे आर करंट। ओके, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी करंट।
तो क्या करंट होने के बावजूद पैसा 2 साल से लटका रहा है? ऐसा हो सकता है? तो हमें अपने पास ना इसके अंदर डिटेल देनी पड़ती है कि क्रेडिटर्स जो हैं, जो आउटस्टैंडिंग है फॉर 0 to 12 मंथ कितने हैं, 12 to 24 मंथ कितने हैं, 24 to 36 मंथ कितने हैं, 36 मंथ के बियॉन्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, ये हमें अपने पास लिस्ट देनी पड़ती है। मजे की बात है, ये मुद्दा अभी इंस्टीट्यूट ने पूछना नहीं शुरू किया है। क्या ये भी मोदी जी लेकर आए हैं? हाँ। वैसे बताओ, मोदी जी क्या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी कुछ चीजें लेकर आए थे? कुछ याद है आपको? मोदी स्पेशल, फटाफट से बताइए कौन कौन से डिस्क्लोजर थे जो मोदी जी लेकर आए थे? ये भी हमने रिवाइज कराना था आपको। कौन कौन से डिस्क्लोजर थे जो हमको अपने पास करना पड़ेगा? तो हमने इसके अंदर कहा था अगर हमारे यहां पर इनकम टैक्स का सर्वे हो जाता है तो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपने बिटकॉइन या डिजिटल वर्चुअल करेंसी में कोई लेन देन किया है तो आपको बताना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। आपने किससे वैल्यूएशन किससे कराई है? तुम्हारा कौन वैल्यूअर है जो बताता है इस चीज की इतनी वैल्यू है? मुझे उसका नाम बताना पड़ेगा। आपका रिलेशन विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज, जो कंपनियां बंद हो गई, मोदी जी ने बंद कर दी, उनके डिटेल आपको देनी पड़ेगी। हम कब विलफुल डिफॉल्टर हुए, यानी हम कब भगोड़े हुए, हमें यह भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बाप रे बाप। इसके अलावा भूल ना जाना, क्या कुछ पीएनएल के डिस्क्लोजर तो पुराने चल रहे हैं। क्या ऑडिटर को क्या दे रहे हो, डायरेक्टर को क्या दे रहे हो, और सीएसआर ये भी डिस्क्लोज किया जाता है? फटाफट से बताओ, ये भी डिस्क्लोज किया जाता है। इसका ना ये सब चीजें तुम्हारे को ना तुम्हारे पास नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए, इसका ये होता है। ओके, वो ऐसे याद हो जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताइए इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज में और कौन कौन सी लायबिलिटीज आएंगी? जैसे कि एक्रूड इंटरेस्ट, ओके, जैसे इंटरेस्ट पेबल, जैसे एक्सपेंस पेबल, ये सब आपके पास कौन है? ये सब आपके अदर करंट लायबिलिटी हैं। जैसे डिविडेंड पेबल, अच्छा डिविडेंड पेबल बोल रहा हूं, डिविडेंड पेबल के और भी कई नाम हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, ठीक है। बट प्रपोज्ड डिविडेंड इज नॉट डिविडेंड पेबल। आई होप यू नो दिस पॉइंट। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या पेबल हो गया है? अभी नहीं हुआ है, तो प्रपोज की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। ये आइटम्स आती हैं। तो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर मैंने बता दिया हमारे पास क्या है। बीच में शॉर्ट टर्म बोरिंग पर मेरे पास मार्किंग रह गई, मुझे बताना शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में और कौन कौन से लोन्स होते हैं। जैसे बैंक ओडी होते हैं। अच्छा ये बताओ, रिश्तेदारों से जो लोन लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं कि शॉर्ट टर्म होते हैं? रिश्तेदारों से जो लोन लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं कि शॉर्ट टर्म होते हैं? रिश्तेदारों से लोन शॉर्ट टर्म होते हैं। तो लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, उसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टीज। अब मुझे ये बताओ, क्या कंपनियों के भी रिश्तेदार होते हैं? क्या कंपनियों के भी रिश्तेदार होते हैं? द आंसर इज यस। कंपनियों के भी रिश्तेदार होते हैं, उनकी सब्सिडरी होती है, एसोसिएट्स होते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, वो सब इसके अंदर चले आते हैं, ठीक है। इवन डायरेक्टर्स भी जो होते हैं रिलेटेड पार्टीज होते हैं। क्या मुझे यहां पर भी बताना पड़ेगा शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर? अच्छा एक चीज नोटिस करना, बैंक ओवरड्राफ्ट यहां लिखा है, एक बच्चा बार बार बोल रहा है कैश क्रेडिट। क्या कैश क्रेडिट भी शॉर्ट टर्म होता है? हाँ, बैंक ओडी को कैश क्रेडिट भी कहा जाता है, तो आप उसको भी अपने पास यहां पर लेकर आएंगे। इसके अलावा हमें यहां पर भी सिक्योरिटी बतानी पड़ेगी। क्या ऊपर भी बताई थी आपने? जब लॉन्ग टर्म लिखा था तो सिक्योरिटी बताई थी आपने। हाँ, यहां पर भी सिक्योरिटी बतानी पड़ेगी कि सिक्योरिटी क्या है। शॉर्ट रूल ये है भाई साहब, जो क्वेश्चन में आपको कह रहा है उसे डिस्क्लोज कर ही दो। बात समझ में आती है? हाँ, प्रगति कह रहे हैं एक्रूड इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी में क्यों आया? क्योंकि जो एक्रूड है विद इन 12 मंथ पे हो जाएगा। ओके, जो एक्रूड है वो शॉर्ट टर्म में एक्रू होता है हमेशा। वैभव कह रहा है कॉल्स इन एडवांस का क्या होगा? ये लीजिए, कॉल्स इन एडवांस यहां आ जाएंगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यहां आ जाएगी, कोई एडवांस इनकम आ गई है तो वो भी यहां आ जाएगी। तो ओके, तो इसका मतलब ये सब चीजें यहां पर आती हैं। एप्लीकेशन मनी फॉर रिफंड मैं पहले लिख चुका हूं अपने पास, ठीक है। हाँ, अनीश एक्रूड किसी और को लेने वाला है, मेरा देने वाला है।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट पेबल, ओके, तो दोबारा नहीं लिखूंगा। और डिविडेंड इज अनक्लेम्ड, मितांशी कह रहे हैं सर डिविडेंड अनक्लेम्ड कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए, तो क्या बैंक की जानकारी कंपनी के पास अपडेटेड होनी चाहिए? फटाफट से मितांशी बताओ। मैंने अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैंने कहा मेरे को डिविडेंड भेजना, पर मैंने बैंक अकाउंट जो दिया वो मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया पीछे। अब क्या रिलायंस वाला बार बार उसमें पैसा फेंक रहा है, लेकिन वो वापस रिटर्न हो जाता है क्योंकि बैंक अकाउंट आगे है नहीं है, तो उनके पास पैसा रिटर्न हो जाता है, तो उसे वो क्या बोलता है? अनक्लेम्ड। ओके, यानी इतना डिविडेंड अभी अनक्लेम्ड है। फिर वो अल्टीमेटली मेरे को अप्रोच करेगा, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं मेल का भी जवाब नहीं दे रहा, तो फिर वो जानते हो उस पैसे को अपने पास रखे रहेगा, रखे रहेगा, रखे रहेगा, उसका नहीं होगा। फिर वो कुछ सालों के बाद किसका हो जाएगा? भारत सरकार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जो किसी का नहीं है वो भारत सरकार का हो जाएगा। कुशाग्रा कह रहा है पेबल और एक्रूड में क्या अंतर होता है? पेबल का मतलब है कि बस ड्यू डेट आ गई है, अभी पैसा देना है, और एक्रूड का मतलब है ड्यू डेट नहीं आई है पर पैसा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मकान में किराए पर रहते हैं, तो आधा महीना हो चुका है किराए पर रहते हुए, तो एक्रू तो कर गया पर अभी देने की डेट नहीं आई। देने की डेट कौन सी है? महीने की पहली तारीख। ओके, दैट इज कॉल्ड कि ड्यू डेट को जाकर वो पेबल होता है, उससे पहले वो एक्रू होता है। तुम समझ लो एक्रू क्या है। एक्रू एक्रू को मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं एक्रू को बोल सकता हूं जो अभी बन रहा है, ठीक है, अभी वो अंडा है, अभी उसमें से चिकन निकलना बाकी है, ऐसे समझ लो। ओके, वो बन जाएगा बाद में, लेकिन अभी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास ये आता है। एक और भी चीज बताता हूं। जो ये पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, जो ये पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, अगर ये अनपेड हैं, यानी लोगों के पैसे अगर आपके अनपेड हैं, भाई मैच्योर तो हो गए, दे देने चाहिए थे पर आपने दिए नहीं है, अनपेड मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट, यानी लोगों का पैसा तुमने अगर रखा हुआ है तो तुम उसे भी अपने पास अदर करंट लायबिलिटी में शो कर देते हो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो दिक्कत नहीं है, आपके पास एक एग्जांपल हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स लेस एडवांस टैक्स। जानते हो एडवांस टैक्स हमने पे कर दिया, तो इसका मतलब जितना टैक्स देना था जितना दे दिया, तो नेट अमाउंट ही आपके पास यहां पर आएगा, नेट अमाउंट ही यहां पर आएगा। अच्छा, अगर हमने टैक्स ज्यादा दे दिया, मान लो हमने 10,000 रुपए देने थे, हमने 8,000 रुपए दे दिए, तो बताइए 2,000 रुपए क्या हो गई? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पर अगर मैंने 18,000 दे दिए तो फिर कहां जाएगा? यहां जाएगा, इसे बोलते हैं एडवांस टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। भाई हमने 18,000 दे दिए, देने कितने थे? 10,000, तो 8,000 क्या हो गया? 8,000 आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस इन करंट एसेट आ गया। ओके, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में मैं क्वेरी ऊपर चली गई, भी थोड़ी देर में देख लूंगा, मैं एक बार रिवाइज करा दूं इसके अंदर। तो ये मेरे पास आइटम्स थी इन रिलेशन टू जो आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटी है। तो मैं अपने पास चाहता हूं कि इसके लिए मैं अगली क्लास में फिर से इसकी रिवीजन कराऊं, अभी मैं इसको डिस्कस अलग से करूं और इसका वीडियो इस वाले पार्ट का फिर से बनाऊं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। हाँ, वानी कह रहे हैं क्या इनकम टैक्स वाले पैसे रिफंड कर देते हैं? कर देते हैं बेटा, क्यों नहीं करेंगे।